आइए 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 आइए, आप आइए, आप आगे आइए आइए आइए। आइए आइए, स्वागत। आ जाए आ जाए आ जाए। नमस्कार, मैं हर्ष वासने आपका स्वागत करता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ की एक इंटरव्यू सीरीज़ में। आज जिस शख्सियत का हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं उनका नाम है श्री ओम प्रकाश मोदी जी, जो लगभग 7 से 10 भाषाओं के ज्ञाता हैं, जो विभाजन के समय में सुल्जाबाद मुल्तान से दिल्ली आए थे और जिन्होंने विभाजन के प्राथमिक दंश को झेला। आज हम उनका इंटरव्यू लेने नोएडा सेक्टर 15 में आए हुए हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। तो सर, आप हमें बताएं कि आपका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। मेरा जन्म 8/10/35 को तहसील शुजाबाद, ज़िला मुल्तान, पाकिस्तान में हुआ था। आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या था। मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड ये था कि ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं थी मेरे परिवार में, और मेरे पिताजी का कोई भाई भी नहीं था। तो छोटा सा कारोबार था। कभी तो वही जो आप दाल, नमक मिर्ची, वो सब था, हल्दी, ये चीज़ें बेचते थे। और कभी फिर बाद में वो दूध में बदल गया। पास पास के जितने गांव थे वहाँ चल कर जाते थे पिताजी, और बटलोही सिर पे रख के जाते थे, उसमें वो दूध ले जाते थे। और कई कई मुसलमान अपनापा जताने के लिए बोलते थे कि हम भी कभी हिंदू थे, अब अराई हैं, अभी भी अराई हैं कहलाते हैं। तो मेरी शिक्षा एक पाठशाला में हुई जहाँ सबके सब शिक्षक ब्राह्मण थे। सबसे पहले वहाँ गीता का पाठ होता था, बाकायदा चिमटे से वो पाठ कीर्तन होता था और गीता के श्लोक बोले जाते थे। उसके बाद पढ़ाई शुरू होती थी। और हमारे यहाँ ज़्यादा पढ़ाई का शौक़ लोगों में नहीं था, बहुत कम पढ़ाई करते थे। और ये बोलते थे कि पढ़ाई करके हमें क्या करना है, कोई नौकरी तो है नहीं, कोई काम तो है नहीं, तो पढ़ाई क्या करें, तो नहीं पढ़ते थे। वैसे हमारे शहर में तहसील भी थी, तहसीलदार भी था, जो 4 जमात पास था। 4 जमात। हाँ, क्लास 4। ओके। तो ये देखिए कि कब शिक्षा की क्या स्थिति थी। 4 जमात और तहसीलदार बन गया। तहसीलदार जिसकी उसकी हैसियत थी, वो अपना मसले सुनता था, समझाता था, संभालता था, फैसला देता था। बड़ी ताकत थी उसकी, बहुत पावर थी। तो तहसीलदार भी हमारे यहाँ था, एक सिविल सर्जन भी हमारे यहाँ था। पर कुल मिला के बहुत बैकवर्ड इलाका था। और कहते हैं वहाँ रेत ही रेत थी, पैदल भी चलो तो। हमारे शहर की सड़कें मैकडम की बनी हुई नहीं थी, वो ईंट 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 लगा के छोटी छोटी सड़कें थी, रेड क्रॉस की तरह, एक इधर एक इधर। इसी तरह उनके सिरों पे 4 दरवाजे थे, बहुत बड़े बड़े लोहे के, कोई अंदर ना आ जा सके। रात को वो बंद कर दिए जाते थे। और हिंदू हिंदू शहर के अंदर रहते थे और बाकी बाहर रहते थे। काफ़ी बस्तियाँ, यानी गांव को बस्ती बोलते हैं हम लोग। तो गांव थे, वो सब बाहर ही रहते थे, वही खेती बाड़ी करते थे, किसानी करते थे। सुल्जाबाद में आपके घर और आपके घर के आसपास जो बाजार था, हाँ, उस बाजार में किस तरीके का वर्गीकरण था। क्या कुछ विशेष तरह की दुकानें कुछ विशेष लोग ही चलाते थे, नहीं कामों को लेके कुछ विभाजन रहा हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
जिसको जो काम आता है वो अपनी दुकान खोल ले। उन चारों बाज़ारों में दुकानें ही दुकानें थी। जिसकी जिसकी जो वो इच्छा या वो जानता हो वो काम वो कर सकता था, चाहे वो मिट्टी के तेल का वितरण हो, चाहे दूध की दुकान हो, चाहे वो दालचीनी की हो, और कोई कोई खजूर बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है। उधर खजूर होती थी लोकल, जो यहाँ नहीं आती, तो छोटी छोटी होती थी। तो और रात के टाइम दूध को अच्छी तरह उबाल के मलाई मोटी मोटी पकाते थे, और वो कहते थे लो हमने इस मलाई के ऊपर, दूध की मलाई के ऊपर ये 1 सेर का बाट रख दिया, वो मलाई डूबेगी नहीं। तो ऐसा था। और पढ़ाई का ज़्यादा चलन नहीं था, लोग पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते थे, और उनको लगता था पढ़ाई में क्या रखा है, कोई नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है, तो क्यों पढ़ो, ऐसे ही हमारी आमदनी हो जाती है। और ज़्यादातर हिंदुओं के खेत थे जहाँ से 12 महीने का अनाज आ जाता था। अनाज यानी गेहूँ, गेहूँ वो भर के आ जाता था, पूरे घर में गेहूं की बोरियां भर देते थे साल भर के लिए, और फिर उसको बेचो। तो आपके परिवार का पालन पोषण कैसे चलता था? किस तरह का आपका पारिवारिक संगठन था? आपका घर कैसा था? आसपास घर कैसे बने हुए थे? हमारा घर पक्का था, अच्छा था। आसपास के घर भी पक्के थे, अच्छे थे, दीवार से दीवार लगती थी, और बिजली नहीं थी, बिना बिजली का शहर था वो। और ज़्यादातर लोग मंदिर सुबह जाते थे, शाम को भी मंदिर जाते थे, पूजा पाठ करते थे, और ये उनका धर्म था पूजा पाठ करना। नियमित रूप से जाते थे रोज़। और बाकी मांस मदिरा बहुत कम था, बेहद कम, और उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। जो मदिरा या मांस, शराब पिए या मांस खाए, उन लोगों को अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। और सिगरेट बीड़ी का भी चलन नहीं था। और डालडा अव्वल नंबर, ये घी भी नए नए आए थे, और वो इन घी को प्रमोट करने के लिए भजन गाने गा के बाज़ारों में प्रचार करते थे। घी खाने से अव्वल नंबर, खाकर देखो सारे नंबर, वाह! ये गाना गाते थे। हाँ जी। और क्योंकि लोगों के घर में देसी घी बहुत आता था, तो वो ये बनास्पति क्यों खरीदें, वो नहीं खरीदते थे। तो बनास्पति की प्रमोशन के लिए जो कंपनियां थी, वो पूरा जुलूस जैसा निकालती थी गाजे बाजे के साथ, कि ये घी ले लो, कोटोजम ले लो। उन दिनों कोटोजम भी घी आया था, बिनौले या बिलौने का था। और बस बाकी सब मस्त थे, ठीक है। इसके अलावा सुलजाबाद में लोगों के पास मनोरंजन के साधन कैसे थे? किस तरीके से लोग अपना मनोरंजन करते थे? मनोरंजन के साधन ये थे कि शहर के बाहर भवन था। भवन यानी समझ लीजिए एक रईस का बनाया हुआ, हमारे हिंदू रईस का। तो उसने बाकायदा नाम भी लिखवाया था, इस रईस आज़म ने ये भवन बनवाया। तो वो रईस आज़म को भी अंग्रेज़ सरकार ने, एक को राय बहादुर का खिताब दिया हुआ था, एक को राय साहब का। तो दो लोग थे, बड़ी बड़ी कोठियाँ थी, और उनका स्टाफ भी था, और उनको कारदार या क्या बोलते थे, हाँ ऐसा था। इसके अलावा विभाजन से पहले सुलजाबाद में किस तरीके से आप लोग तीज त्योहार, मेले वगैरह किस तरीके से लगते थे? आप मेले वगैरह सब मिल के बनाते थे, बड़े जोश से, जोशो खरोश से। और होली के दिनों पे तो बाकायदा वो रथ जैसा चलता था, पिचकारी लेके मारता था, और अगले दिन भी दुल्हैंडी जैसा वही
मिट्टी फेंको, क्या करो, वो सब होता था। और कोई त्योहार मेला आपको याद हो? त्योहार दशहरे का बहुत होता था और बाकायदा रामलीला होती थी, राम लक्ष्मण बनते थे और मंडप भी अलग अलग जगह बनाए हुए थे। ये धनुष यज्ञ का है, ये किसी और जगह का है। वो बड़े बड़े रईसों ने अपने यहाँ जगह ले रखी थी, तो उन्हीं के यहाँ ये बारी बारी से प्रोग्राम चलते थे। इसके अलावा आप मुझे बताएं कि जिन तीज त्योहारों और मेलों का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या उन सभी गतिविधियों में शहर के तमाम वर्गों का सहयोग रहता था कि नहीं रहता था? हाँ, ये एक बड़ी अच्छी बात है। हमारे शहर में कोई जातिगत भेदभाव नहीं था। सब बड़े जोश से सारे त्यौहार मनाते थे। सब लोग मंदिर भी जाते थे। वो क्या जो पानी फेंकते, क्या बोलते हैं उसको, वो पंडित जो पुजारी होते हैं वो ऐसे फेंकते हैं ना, तो उसके लिए भी जाते थे, भी आशीर्वाद मिल रहा है भगवान का। हाँ, इसके अलावा किस तरीके का सैनिटेशन की व्यवस्था आपके शहर में थी? किस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं? सैनिटेशन बुनियादी स्तर पर था, कोई ज़्यादा विकसित नहीं था। वो बाज़ारों के किनारे अपने आप ही गंदा पानी बह रहा है तो बह रहा है, और वो उसके ऊपर वो पटरा जैसा, तख्ती जैसा लग जाता था, तो उसी पे बैठ के दुकान करते थे। तो वो छिपा हुआ रहता था वो सैनिटेशन। बाकी घरों के अंदर तो सैनिटेशन क्या बोलूँ, बोलने लायक ही नहीं है। लोग घरों के ऊपर वो पाखाना बनवाते थे, घरों के ऊपर, छत के ऊपर। अच्छा। अब उसको उठाने कोई आता था, पर नीचे कोई नहीं बनवाते थे। और हिंदू मुसलमानों का बहुत मेल जोल था, और एक तरह से मुसलमान लोग हिंदुओं की बड़ी इज्जत और कदर करते थे कि ये पढ़े लिखे लोग हैं। वो यहाँ भी है कि अगर उनके यहाँ कोई बीमार हो जाता था तो वो हमारे पास आते थे कि साईं, हमें पंडित जी से मंत्र पढ़ा हुआ धागा दिलवा दो और वो हम अपने बच्चे को डाल देंगे, वो बीमारी दूर हो जाएगी। और ये विश्वास उनका बना रहा, कभी टूटा नहीं। तो क्योंकि वैद्य हकीम तो बहुत कम थे, वहाँ थे ही नहीं। बिल्कुल। मान लो पूरे शहर में कोई एक आध वैद्य हो तो वैद्य, और कहने को एक अंग्रेजी सिविल सर्जन भी थे, लेकिन उनके पास लोगों का आना जाना बेहद कम था। तो जब विभाजन को लेकर तमाम चर्चाएं केंद्रीय स्तर पर दिल्ली में और लंदन में हो रही थीं, तो क्या इनकी कोई खोज खबर आपको रहती थी? देखिए, मैं तो बच्चा था, बाकी अखबारें बहुत आती थीं, और गांधी जी के भाषणों पर, कांग्रेस के उस पर, मतलब जितनी राजनीति है सब पर खूब चर्चा होती थी। रेडियो तब तक आ चुका था, रेडियो चला के लोग खबरें पढ़ते थे और उत्सुक रहते थे कि क्या खबर आई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, गांधी जी ने क्या कहा, जिन्ना ने क्या कहा, इस तरह सब चलता था। तो जिस तरीके का आपने बताया कि बहुत सारे समाचार पत्र आपके शहर में आते थे, हाँ। रेडियो था, तो इनका जो स्वामित्व था वो सामूहिक था या फिर घरों घरों में रेडियो होते थे? रेडियो सब घरों में नहीं थे, किसी किसी के पास थे, और ज़्यादातर वो रेडियो बाज़ार की दुकानों पर थे, किसी किसी दुकान पर। तो वो रात के टाइम लोग वहाँ खड़े होके गाने सुन रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, और किसी ने नया रेडियो ख़रीदा तो वो अपने घर के आगे तिरपाल बिछवा देता था कि बैठ जाओ, गाने सुनो, गाने सुनते थे। हमारे शहर में फोड़े बहुत होते, फोड़े फुंसी सब भरे हुए। तो वो एक सज्जन थे,
उन्होंने एक तरह से प्रण लिया हुआ था कि मैं इन सब का इलाज मैं करूँगा। वो कोई डॉक्टर या हकीम वैद्य नहीं थे, पर वो सबको मलहम लगाते थे, सबको फ्री। इसके अलावा आप मुझे बात बताएं कि जब भारत के विभाजन का फैसला लिया गया तो आपके परिवार को ये जानकारी कब प्राप्त हुई कि देश का विभाजन हो रहा है और इस तरफ से सभी हिंदुओं और सिखों को हाँ, वो पलायन तो करना जो पड़ेगा? पूरे पाकिस्तान में जैसे सबको पता लगा वैसे ही हमें भी पता लगा। तो आपका विभाजन का दौर किस तरीके से गुजरा? वो काला समय, वो काला दौर आपने किस तरीके से देखा? उसका कोई अनुभव आपको रहा हो? देखिए, मैं और पिताजी, माताजी, दादी जी, बुआ जी, मामा जी, ये सब लोग इकट्ठे होके एक ही ट्रेन में चढ़े थे। वो ट्रेन हमें कसूर स्टेशन तक ले गई। कसूर स्टेशन पर हम लोगों से पहले भी एक ट्रेन के वो मुसाफिर बैठे हुए थे। हम दोनों गाड़ियों के मैं और मेरी दादी, उसने कहा मेरे को ठंडी जगह ले चलो, बहुत गर्मी है। तो वो जो लाल टंकी होती है पानी की, उसकी छाह में मैं उसको ले गया। वहाँ एक मुसलमान खड़ा था, उसने अपनी भाषा में बहुत समझाया कि यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो, यहाँ से चले जाओ। और फिर करते करते हमें समझ में आ गया कि ये कह रहा है यहाँ से चले जाओ। हम वहाँ से चले आए और बाद में गोलीबारी हुई। हमारी तरफ से मराठा यूनिट ने जवाब दिया, उधर की तरफ से कसूर शहर के लोगों ने, थानेदार ने, बलोच यूनिट, बलोच रेजिमेंट ने जवाब दिया। तो उसमें हमारी साइड के भी कई लोग हताहत हुए और उनकी साइड के भी हुए। मैं बच्चा था तो मुझे जब कोई सामने से लाइनें पार करके आता था तो मैं हंसता था कि देखो ये तो सो गया, ये तो सो गया। बाद में पता चला वो सो नहीं है ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर अगले दिन फिर ट्रेन आई हिंदुस्तान से। उस ट्रेन में बैठकर हमने जैसे ही सतलुज नदी पार की, फिरोजपुर आए, तो लोगों ने इतने नारे लगाए, इतने खुश हो गए जैसे जान में जान आ गई हो। फिर मेरे पिताजी को पैर में लोग गोली लगी हुई थी कसूर में ही, तो उनको आर्मी वाले मोगा के अस्पताल में ले गए और हमें ट्रेन ने उतारा फिरोजपुर। अब फिरोजपुर से मोगा कैसे जाएं? तो उस टाइम शाम का टाइम था और हमने कहा कल सुबह जाएंगे। पर थोड़ी देर में ही ये खबर आई कि सतलुज का बांध टूट गया है और फिरोजपुर में पानी आने वाला है, आप यहाँ से भागो। तो हम वहाँ से रात भर चलते रहे, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नौजवान, सब औरतें, आदमी, सब। तो रात भर हम चलते रहे। और जब वो बीच में कोई ठौर ठिकाना कोई था, गांव तो नहीं था, तो वहाँ हम बैठ गए। अब वहाँ जो लोग वहाँ के बोली बोले वो हमारी समझ ना आए, अब क्या करें। अच्छा, और जैसे जैसे हम पैदल चलते जाते थे तो एक ट्रंक सर पे रखा हुआ था, उसमें से थोड़ी दूर गए फिर एक चीज़ निकाल के फेंक दी कि वजन कम हो जाए। फिर थोड़ी दूर गए फिर एक चीज़ निकाल के फेंक दी। फिर थोड़ी दूर गए फिर एक चीज़ निकाल के फेंक दी। और एक मेरी बहन, वो छोटी बच्ची थी, तो उसको भी उठा रहे हैं, सामान को भी उठा रहे हैं, बस वही एक ट्रंक सामान और कुछ नहीं। तो अब जब हम फिरोजपुर पहुँचे तो बाढ़ आ गई। अब जी चलो उठो, सब बच्चों की नींद तोड़ी गई। आना की सोने से पहले भगवान से प्रार्थना की गई कि हमारा टाइम अब ठीक गुजरे। तो पर जो होना था हुआ वो, फिर हम पैदल चले रात भर
और फिर तो कोई हमें मोगा लेने को तैयार नहीं है, मोगा ले जाने को। फिर पता नहीं कैसे किसी तरह से हम मोगा पहुँचे। पिताजी वहाँ के अस्पताल में दाखिल थे, उनके टखने के नीचे बहुत बड़ा घाव था। और फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते कभी लुधियाना, कभी अम्बाला, कभी गाज़ियाबाद, कभी दिल्ली, फिर दिल्ली में आके हम लोग इवैक्यूई प्रॉपर्टी, यानी कि मुसलमान का मकान बन रहा था तो वो छोड़ के चले गए। तो उस मकान में हम 4-5 परिवार बैठ गए। फिर धीरे धीरे वहाँ से भी छटनी हुई, चलो अपना अपना घर ढूंढो। फिर हम मैंने वहाँ पर रस्सी से टोकरे का तला बांध के उस पे बीड़ी सिगरेट रखा और घूमता था वहीं जो कैंपों आपका, में। हाँ, जो क्या थी, ट्रैम के पास मैं घूमता था कि कुछ बिछ जाए, कुछ बिक जाए। बाद में भी कभी रेड़ी, कभी बहुत बड़ा थाल था लोहे का काला सा, उस पर सिगरेट बीड़ी रख के बेच रहे हैं। कभी वो मूंगफली बेच रहे हैं, कभी वो मूंगफली वगैरह ऐसे। फिर खैर वहाँ से हमें लाजपत नगर में, दिल्ली में नहीं, फिर हम वहाँ से सफदरजंग टॉम में, मकबरे में भेजे गए। तो वहाँ छोटी छोटी कोठरियाँ थी, तो उनमें सब परिवारों को बसाया गया जितने आए। कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है। किसी की भाषा समझ में आ रही है, किसी की बोली समझ में नहीं आ रही, और हम थे भी छोटे। तो कुछ टाइम वहाँ रहे, सड़क किनारे बैठ के सब्जी फल बेचा। मैं बैठता था और पिताजी सब्जी मंडी सब्जी लेने जाते थे। तो 1 साल तो मेरी पढ़ाई हुई ही नहीं, और 1 साल की पढ़ाई बिरला स्कूल में हुई जो सब्जी मंडी में है। उन्होंने सुविधा के तौर पर ये छूट दी कि अच्छा आप 4 महीने में परीक्षा दे दो, क्लास पास कर लो। तो हमने वो परीक्षा दी और पास हो गए। फिर हम सफदरजंग मकबरे आ गए। वहाँ से फिर हम लोधी रोड स्कूल पैदल चल के जाते थे, काफ़ी दूर था। फिर वहाँ से हम लाजपत नगर आ गए, वहाँ से भी बहुत दूर था वो स्कूल लोधी रोड का, क्योंकि तब लाजपत नगर में स्कूल नहीं थे। तो लोधी रोड जाने के लिए बीच में नाले का पुल पड़ता था, रेलवे लाइन। अब उस रेलवे लाइन से नीचे झांको तो नाला 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 नाला। और कभी कभी वो हम साइकिल भी लेके जाते थे। अब साइकिल के साथ वो पुल पार करना तो बड़ी समस्या थी, पर हम करते थे। अब क्या करें, कोई चारा नहीं था। ये डिफेंस कॉलोनी वहाँ की बाद में बनी है, और चूँकि हमारा जीवन बड़ा मज़ेदार रहा। वो पिताजी कहते थे भाई गोभी के डंठल लेके आना, पत्ते लेके आना। हमने एक भैंस रखी हुई थी कि उसको खिलाने के लिए। अब मैं लोधी रोड से वो लेके जाता था, और रास्ते में रेलवे पुल, नीचे बहुत बड़ा नाला अभी भी है, बहुत बड़ा है। तो वो अब साइकिल भी है और वो नाला, वो सब कचरा वो भी है। वो कैसे पार करो, बड़ी हिम्मत करके किसी तरह पार करते थे कि नहीं तो गिर जाएंगे। फिर धीरे धीरे पढ़ गए, 10वीं पास हो गए। उन दिनों हाई स्कूल कहलाता था, और टीचर भी वहाँ से आए हुए थे पाकिस्तान से। और वो तो सब उर्दू जानते थे, उर्दू पढ़ाते थे। मुसल्लस त्रिभुज त्रिकोण को मुसल्लस बोलते थे। ऐसे बुखारात, वेपर्स को बुखारात बोलते थे। अब हम तो बुखार को बुखार जानते।
तो ऐसे ऐसे हमारे टीचर थे, उनकी भी शाबाशी है, हिम्मत है कि उन्होंने पढ़ाया, और हमारी शाबाशी हमने सुना, सीखा। जी। कोई पास हुआ, कोई फेल हुआ, पर 10वीं पास हो गए। चलो फिर अपना नौकरी के लिए जूते चटकाते रहे, यहाँ जा वहाँ जा, वहाँ जा यहाँ जा। इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि जब आप सुलजाबाद से कसूर आए तो कसूर में गोलीबारी में आपके पिताजी का पांव जख्मी हुआ। हाँ, तो इसके अलावा आपको और भी कोई पारिवारिक हानि हुई हो? हुई। हमारी दादी को गोली लगी, खत्म। हमारी बुआ फूफी को दादी लगी, खत्म। क्योंकि वो दोनों अलग बैठे थे, हम अलग बैठे थे। तो वहीं पिताजी को भी पैर में गोली लगी, तो उनको आर्मी ट्रक खूब अपने आप ही मोगा ले गया। खूब रोना धोना और सब। बस कोई देखने सुनने की बात है, बताने की नहीं है। वो जो उस टाइम मन में होता था। तो यहाँ तक हुआ कि जब मैं हिंदुस्तान भी आ गया, तो मुझे जो पहली नौकरी मिली, हैमिल्टन रोड है, मोटर पार्ट्स बिकते हैं। अब उसमें बड़ा झमेला था। झमेला ये था कि एक पार्ट डीस ऑटो में भी लगता है, डॉज में भी लगता है, ओल्ड मोबाइल में भी लगता है, और इस मॉडल में लगता है। अब कैसे इतना सारा याद करें, इतने सारे पार्ट, इतने सारे ऑटोमोबाइल, क्या करें? तो फिर वो जो हमारा एम्प्लॉयर था, उसने 6-7 महीने तो हमें बर्दाश्त किया। फिर उसने सोचा इनका दिमाग तो काम करता नहीं है, क्योंकि कहीं भी धमाका होता था हमें लगता था बम फटा है। तो उसने हमें नौकरी से निकाल दिया, छुट्टी दे दी। ठीक है। जैसा कि आपने बताया कि आप सफदरजंग के कैंप्स में रहे, हाँ, तो कैंप्स में जाने के बाद आप बता रहे हैं कि मैंने खुद भी तमाम तरीके के स्वरोजगार के अवसर ढूंढ निकाले और मैं ट्रेनों में, ट्रामों में तमाम तरह के सामान, बीड़ी, गुटखे, सिगरेट वगैरह बेचा करता था, सब्जियां बेचा करता था, फल बेचा करता था। तो ये तो आपने स्वरोजगार किया, हाँ। लेकिन क्या उस कैंप में तत्कालीन सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं मुहैया कराई गई हों? आपके खाने की क्या व्यवस्था थी? शौच की क्या व्यवस्था थी? किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं उधर दी जाती थीं? और ओवरऑल उधर का जो सामाजिक जीवन था कैंप्स का, वो किस तरीके का था? आप उसके बारे में कुछ अपना अनुभव साझा करना चाहें? जहाँ तक मुझे याद है, उस कैंप के आसपास सुविधाएं नहीं थी। आपको लकड़ी चाहिए, चूल्हा जलाना है, कुछ नहीं है। मिट्टी का तेल चाहिए, नहीं है। तो लोग टहनियाँ तोड़ के चूल्हा जलाते थे, और कभी कभी वो पकड़ने भी आ जाते थे। तो फिर लोग उन टहनियों को तोड़ ताड़ के छुपा देते थे। इस तरह से जीवन चलता था। अब हम सड़क किनारे बैठ के ऐसे टाट लगा के उस पे सब्जी बेचते थे। तो जो आता जाता होता था, वो कोई कोई ले लेता था, और उस आते जाते को मैं बहुत पैनी नज़र से देखता था कि ये कुछ जानता है कि नहीं जानता अंग्रेज़ी पढ़ाई। क्योंकि उन दिनों कोर्स में इंग्लिश भी थी, और इंग्लिश तो हमें आती नहीं थी, और ट्रांसलेशन करना होता था। अब क्या करें? तो जो भी डॉक्टर आता था, हम उसे ऊपर से नीचे तक देखते थे, ये अंग्रेज़ी जानता होगा कि नहीं जानता होगा। तो बहुत से वो ग्राहकों से हम मदद लेते थे कि भाई बताओ इसकी क्या अंग्रेज़ी होगी, क्या होगी। और वो अंग्रेज़ी में वो एक ने बता दिया मियर, MERE। अब जब स्कूल में गया तो टीचर ने मियर शब्द पढ़ा, उसने ठोक दिया एक तमाचा कि ये तुम नहीं लिख सकते, भाई ओनली लिख सकते हो, ये मियर नहीं लिख सकते। अब हम क्या करें, हमें तो पता नहीं ऐसे मज़ेदार तजुर्बे हुए। इसके और वहाँ से आए शिक्षक, वो उर्दू जानते थे, हिंदी जानते नहीं थे, तो हमें क्या पढ़ाएं। तो वो बोलते थे ये किताब बेकार है,
हमें नहीं आती, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अरे तो हम क्या पढ़े भाई, क्या इम्तहान दें, कैसे पास हों? इसके अलावा उन कैंप्स में आपको सरकार से किसी प्रकार का राशन प्रोवाइड करवाया जाता हो? राशन की दुकान हमारे पड़ोस में थी, कोठरी में ही, हाँ। सफदरजंग में। तो वो राशन बांटते थे, जो भी राशन होगा मिलता था। और बाकी पुलिस का स्टाफ भी था वहाँ पे, जो देखभाल करता था। और हवा पानी की सुविधा थी, कोई पानी की मुश्किल नहीं थी, राशन की भी मुश्किल नहीं थी, शौच वगैरह के लिए भी मोटी मोटी सुविधा थी। इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि आप सुलजाबाद में अपने खेत खलियान छोड़कर आए थे, तमाम तरह की संपत्ति आप लोग छोड़ के आए थे। हाँ, तो हाँ। उसका कोई डॉक्यूमेंट आप साथ में लाए हों यहाँ पर? यहाँ पर अब तो नहीं है, अब तो उस वक्त 75 साल हो गए। पर उसके एवज में हमें कैथल में, कांगथली में ज़मीन मिली थी, और लाजपत नगर में मकान भी मिला था। वो जो कस्टोडियन होते थे, उन्होंने पूछताछ की, सबूत देखे, हमारे साथ हमारे शहर के लोग थे, वो गवाही देते थे कि हाँ जी इनकी ज़मीनें थी, इनका मकान था। और वो जब वेरीफाई कर लेते थे, जो भी ऑफिसर होते थे, वो फिर उसके बाद हमें लाजपत नगर में मकान मिले। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके माता पिता भी आपके साथ, या आप अपने माता पिता के हाँ, साथ कैसे भी कह लें। दिल्ली ट्रांसफ़र हुए, हाँ, तो क्या कभी आपके माता पिता को या आपके परिवार के बुजुर्गों को अपने पुराने घर की, अपने पुराने दौर की याद आती हो? वो कभी याद नहीं करते थे, उल्टा मैं याद करता था। वो कहते थे अब जाके क्या करना है, अब तो छोड़ के आ गए। शुरू शुरू में ज़रूर जो शहरवासी थे, नगरवासी, वो आपस में बात करते थे शुरू शुरू में कि बस ये राजा आ जाता है, प्रजा थोड़ी बदलती है, जगह छोड़ के जाती है। तो अभी सब फैसला हो जाएगा, हम वापस जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, अपने घर जाएंगे। लेकिन फिर आ गए तो फिर वो ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। इसके बाद विभाजन के बाद जब आप दिल्ली आए, तो आपके लिए ये शहर नया था, तमाम तरह की सरगर्मियाँ इस शहर में चलती थी, देश की राजनीति का एक बड़ा केंद्र था, देश की राजधानी थी। तो इस शहर ने आपको किस तरीके से बदला, या आपने इस शहर को कैसे बदला, इसको लेके कुछ आपकी यादें रही हों? ऐसा है कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, तब तो मैं बच्चा था, 10-12 साल का, कि इस शहर ने हमें नहीं बदला, ना हमने इस शहर को बदला। यहाँ के जो मूल निवासी थे, उनकी भाषा हमें बड़ी अजीब लगती थी। बाप रे बाप। ये हुई ना बात, ये 3 के 5, 3 रुपए में 5। हाँ। तो ऐसी भाषा सुन के लगता था ये क्या है, हैगा भी बोलते थे वो। तो फिर तो धीरे धीरे पाकिस्तान से बहुत लोग आ गए, और मेरा ख्याल है इस वक्त तो चांदनी चौक हो कि करोड़ बाग हो कि बाकी छोटे मोटे इलाके हों, वहाँ के लोग बहुत है, बड़ी तादाद में हैं, छा गए। खारी बावली में भी छा गए, जहाँ बड़े बड़े आप जैसे रहते होंगे। इसके अलावा खान पान के तौर पर आपने शहर को किसी नए रूप में देखा हो? देखा। किस तरीके का खान पान दिल्ली शहर में चलता था, आप किस तरीके का खान पान इस शहर में लेके आए थे, हाँ, उसके बारे में देखिए आपको? ऐसा है कि इस शहर में तब राशनिंग थी, और लोग आलू खा के गुजारा करते थे, आलू बस। फिर धीरे धीरे वो राशनिंग में छूट होती गई, या मतलब फिर ये नहीं खाते थे। फिर जैसे दाल रोटी वहाँ खाते थे, ऐसे ही दाल रोटी यहाँ खाते थे, कोई परेशानी नहीं थी। तो मुल्तानी कुछ ऐसी डिशेस हों जो आपने दिल्ली में देखी हो अपने बचपन में, क्या? कुछ ऐसी डिशेस जो बाज़ारों में बिकती हों, नहीं, या ऐसी- दिल्ली में कुछ ऐसी डिशेस हों जो पंजाबी
यहाँ पर लेके आए हों, उनके बारे में आपको कुछ याद हो? बाजारों में किस तरीके का खान पान चलता था? खान पान तो वही दाल रोटी, वो तो वहाँ भी था, यहाँ भी था। और कोई खास मिठाई या कोई खास नमकीन पकौड़ा कोई खास नहीं था, क्योंकि वहाँ के लोग भी आए थे तो वो वही चीज़ें बनाते थे। रोटी सब्जी दाल भी वही बनाते थे जो यहाँ वहाँ से आए थे। तो उस तरह का कोई परिवर्तन नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। इसके अलावा आपके कैंप में कभी किसी अधिकारी का या किसी नेता का दौरा रहा हो, आपको उसकी कुछ याद हो? कैंप में किसी नेता का अधिकारी का दौरा नहीं हुआ, लेकिन जब हम लाजपत नगर चले गए तो श्री जगजीवन राम जी वहाँ आए थे, उन्होंने भाषण भी दिया था। और शायद और भी कोई छोटे बड़े आते होंगे। हमारे यहाँ से एमसीडी का एक काउंसलर भी चुना गया, श्री कालूलाल। और वो हालांकि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था पर चुना गया, ठीक है। तो आपने बताया कि आप 4 जमात पास कर पाकिस्तान से दिल्ली आए थे। उसके बाद यहाँ पर आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे चली और आपने अधिकतम कितनी शिक्षा यहाँ पे पाई, और हाँ, कैसे ये यहाँ पर एक रोजगार? बड़ा अच्छा सवाल है। मेरे को शिक्षा में बहुत रुचि है और मैं सोचता हूँ इस देश का कल्याण ही शिक्षा में है। दुनिया भर में भी लोग इसीलिए जाते हैं कि हार्वर्ड में पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा ये है वो है। शिक्षा का ऐसा है कि मेरा वो छठी की परीक्षा में वहाँ छोड़ के आया था आदि, वो यहाँ बिरला स्कूल सब्जी मंडी उनकी मिल के पास ही स्कूल है। उन्होंने 4 महीने की परीक्षा ली और हमें क्लास से आगे भेज दिया कि आप पास हो गए। उसके बाद मैं लोधी रोड स्कूल में पढ़ा और लोधी रोड स्कूल में भी उन्होंने पहले छोटी सी परीक्षा ली, इस लड़के को कुछ आता भी है कि नहीं। अब चांस की बात है, उन्होंने कोई अंग्रेजी वाक्य दिया कि इसकी हिंदी बताओ। एक और लड़का भी था, उसको भी दिया, मेरे को भी दिया। वो बेचारा नहीं कर पाया, मैंने उसकी बता दी। वो मेरे को भर्ती कर लिया उन्होंने क्योंकि अब शिक्षा हम क्या करते थे, वो हमारे बड़े भी क्या करते, वो रोजी रोटी करें कि क्या करें, कि मेरे साथ स्कूल जाएं, कि मेरे साथ फलां जगह जाए, कैसे जाएं। बहुत मुश्किल थी। तो आपने अधिकतम कहाँ तक शिक्षा पाई और कैसे आप मैं स्थायी रोजगार से जुड़े? हाँ हाँ, वो 10वीं के बाद नौकरी की तलाश शुरू हुई। मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। तो इसलिए जहाँ जहाँ भी मैं इंटरव्यू देने जाता था, बड़ी उम्मीद से जाता था। लेकिन जो अधिकारी होता था उसको टेलीफोन आ जाता था कि इसको नहीं लेना, इसको लेना है। वो किसी दूसरे को ले लेता था, मैं मन मार के आ जाता था। और उन दिनों झुंड के झुंड चलते थे, क्योंकि वहाँ से लोग तो लाखों की तादाद में आए ना। झुंड के झुंड, इस दफ्तर जा रहे हैं, प्लानिंग कमीशन, उसमें भी झुंड गया। फिर पता नहीं किसी और दफ्तर जा रहे हैं, उसमें भी झुंड गया। फिर ये फूड एंड एग्रीकल्चर में जा रहे हैं, वहाँ भी झुंड गया। वहाँ भी मैंने टाइपिंग टेस्ट दिया और वहाँ के जिस अधिकारी ने मेरा इंटरव्यू लिया उनका नाम था डी रमैया। और मैं कोई प्रेस के कपड़ों में नहीं था, ऐसे ही सीधे साधे, और बेतुके कोट में था, जो पता नहीं पाकिस्तान से चला आ रहा था, वही था मेरे पास। वो कोई पहन के नहीं गया, कोई प्रेस करके नहीं गया, कोई जगमग करके या अपने को सजा के नहीं गया। उसने मामूली सी इंटरव्यू ली और पास कर दिया। फिर 10 महीने बाद वहाँ से चिट्ठी आ गई कि आ जाओ। वो चिट्ठी भी गलत मकान पे पहुँच गई। अब संयोग की बात है, वो मकान वाला हमें जानता था, तो उसने कहा देखो भाई ये
ये नौकरी की चिट्ठी है, ये तुम्हारी है क्या? हमने कहा जी हाँ हमारी है। फिर हम गए, इंटरव्यू दिया, पास हो गए। बाबूजी अब आप मुझे यह बताएं हाँ कि विभाजन के समय पर आपके शहर में किस प्रकार दंगे भड़के हाँ, या आपने किस प्रकार दंगों को देखा? ऐसा है, हमारे शहर के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, पर शहर के बाहर जो जाता था उसके साथ कुछ न कुछ हो जाता था। जैसे आपने सोने की बाली है वो उतार लेते थे, और कोई खास मारकाट नहीं हुई। शहर के अंदर हिंदू हिंदू रहते थे। फिर वो 2-4 वॉलंटियर हो गए, जो भी उनके पास पिस्तौल या बंदूक थी वो लेके खड़े होते थे रात को कि हम किसी हमलावर को अंदर नहीं आने देंगे। तो इस तरह हम बचे रहे। इसके अलावा जब आप ट्रेन से आए तो ट्रेन में किसी प्रकार की मारकाट यदि आपने देखी हो? ट्रेन के अंदर थोड़ी सी मारकाट अपरोक्ष रूप से देखी, सीधी नहीं देखी। हमारी ट्रेन पाकपट्टन स्टेशन पर पहुंच गई और वहाँ सिग्नल के बाद ही ट्रेन को रोक दिया गया और ट्रेन के 2 डिब्बे काट दिए गए। और वो ट्रेन से इतनी खचाखच भरी हुई, ऊपर तक, अंदर भी, संडास में भी। तो हम बच्चे, गर्मी का मौसम था, पानी भी नहीं है, क्या करें? तो वो जो 2 डिब्बे कटे उसमें अच्छाई बुराई सब हुई, औरतों को ले गए, क्या क्या किया, वो कोई बोलने की बात नहीं है। इसके अलावा जब आप दिल्ली आए तो दिल्ली में यदि आपने किसी प्रकार के दंगे देखे हों, किसी प्रकार का विद्वेष नहीं देखा नहीं, हो, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। शहर के लोगों का शरणार्थियों के प्रति किस प्रकार का नजरिया था? वो लोग किस नज़र से शरणार्थियों को देखते देखिए, थे? मैं तो बच्चा था और कोई ऐसा भी नहीं कि हमसे घृणा करते हो, ऐसा नहीं था। अब देखिए, सेठ लोग, खारी बावली की बात बता रहा हूँ, सेठ लोग तो अपनी अपनी दुकानों पे बैठे हैं और वो कोई पंजाबी आएगा, आलू की बोरी लेके आएगा, वही सड़क पे खोल देगा और 2 पैसे सस्ती बेचेगा। और वो ये सोचता था कि चलो मेरे को बोरी तो बच गई ना, इसके अभी 1 रुपया 2 रुपया कुछ मिलेगा। 3 बोरियां बेटी तो 6 रुपये हो गए। तो ये था। इसके अलावा आपने उस काले दौर में, उस विभाजन के दौर में महिलाओं के साथ हो रहे तमाम तरीके के अपराधों, छीना झपटी, बदतमीजी, बलात्कार, रेप आदि किसी जो प्रकार की कुछ कोई? थोड़ा बहुत हुआ होगा वो पाकपट्टन में हुआ, जहाँ 2 डिब्बे कटे, वहाँ शायद औरतों के साथ भी गलत काम हुआ और वो औरतों को अपने साथ ले गए। बाकी शहर के अंदर भी कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा आप किसी पॉलिटिकली किसी व्यक्ति को जिम्मेदार मानते हो विभाजन के लिए कि किस तरीके से डॉक्टर? ऐसा है, मैंने कुछ किताबें तो पढ़ी हैं और वो सब बताते हैं कि विभाजन से पहले जिन्नाहा ने बोल दिया था कि अगर आप विभाजन नहीं करोगे तो मैं सब जगह आग लगवा दूंगा, दंगे करवा दूंगा। और उन्होंने कलकत्ता में सचमुच में बहुत बड़ा दंगा करवाया। कलकत्ता, वो तो ये डर गए, हमारे लोग, हमारे नेता डर गए। उन्होंने कहा अच्छा भाई, विभाजन तो विभाजन, ले लो, तुम्हें चाहिए तो हम दे देते हैं। विभाजन से संबंधित अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करने के लिए मैं श्री ओम प्रकाश मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और यह धन्यवाद केवल मेरी तरफ से नहीं बल्कि संपूर्ण दिल्ली विश्वविद्यालय सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़, हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह, सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आप जैसी शख्सियत से मिल सके। धन्यवाद।